नमस्कार दोस्तों। हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बाल एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में समर्पण भाव से कार्यरत स्माइल फाउंडेशन की सह संस्थापक अनीता भानावत जी आज हमारे साथ हैं। इस संस्था द्वारा गरीब लड़कियों के लिए लर्निंग सेंटर्स द्वारा इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स आदि विषयों पर शिक्षा द्वारा सशक्त बनाने के लिए काम किया जाता है। बाल एवं महिला अधिकार एवं जागरूकता जैसे विषयों पर समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए अनीता जी कई वर्षों से कार्यरत है। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्य के दौरान राह में आई चुनौतियों और अपने अनुभवों के को हमारे साथ साझा करेंगी आज अनीता जी। तो अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान धन्य के आज के इस एपिसोड। धन्यवाद एस्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अनीता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, राजस्थान हाँ, को खासकर हमारी बेटियों और महिलाओं को सक्षम करने में आपकी संस्थान स्माइल ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? देखिए, औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत नवंबर 2003 में हुई थी। बट उसके पहले मुझे ये काम करने की प्रेरणा कैसे मिली, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बचपन में मैं जब अपने फादर को देखती थी, मेरे ग्रैंडफादर पैरालिटिक थे और मेरे फादर उनकी बहुत सेवा करते थे। उस चीज ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि सेवा करना बहुत अच्छी बात है। देन कॉलेज में एनएसएस में मैंने काम किया। वहां मुझे बेस्ट एनएसएस अवार्ड भी मिला। और वहां जब डिफरेंट कैंप्स में गांवों में जाते थे हम, तो महिलाओं की स्थिति देखकर बहुत दुख होता था कि किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, शिक्षा से वंचित रखा जाता है, आदमी उनको बराबर नहीं समझते। तब भी मुझे लगता था कि मैं आगे इस क्षेत्र में जरूर कुछ करूंगी। फिर मेरे हस्बैंड, वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस से रिटायर हुए हैं। तो जब भी वो टूर पे जाते थे, तो मैं कोशिश करती थी कि ज्यादा से ज्यादा जब भी वो गाँव में जाएं, तो मैं उनके साथ, हम कोशिश करती थी जाने की। और जब वो अपना काम करते थे, तो मैं कुछ महिलाओं और बच्चों के साथ वार्तालाप करती थी। और उनसे जब बात करती थी, तो उनकी स्थिति देखकर भी मुझे उस समय भी लगता था कि हमें इस दिशा में कुछ करना चाहिए। तो संयोग की बात है कि हमारी एक फ्रेंड है, मंजू मंजू रानी। वो आईएएस अधिकारी है, खुद भी आईएएस अधिकारी है। और वो 2003 में महिला अधिकारिता विभाग में डायरेक्टर थी। तो उन्होंने जब वहां की हॉस्टल की स्थितियां देखी, तो उन्हें लगा कि हमें इतनी खराब स्थिति है, तो एक एनजीओ बनाकर और महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहिए। मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगी। तो हमने कामिनी शुक्ला, जो कि अभी हमारी सीईओ है और काफी टाइम से इसी क्षेत्र में समाज सेवा का काम कर रही थी, तो एक दो और मित्र जो समान सोच वाले थे, हम सब ने मिलकर 2003 में स्माइल की स्थापना इसी उद्देश्य से करी कि समाज में जो भी वंचित वर्ग है, उसको कैसे हम उनके राइट्स दिलाएं, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, कैसे उनको एक डेवलपमेंट की राह में बराबर, ताकि उनको सारी सुविधाएं मिल सके। इस तरह से हमने स्माइल की शुरुआत करी। और सबसे पहला काम हमने बालिका गृह से ही किया, क्योंकि मंजू वहां की डायरेक्टर थी। तो हमने पहला काम बालिका गृह से स्टार्ट किया। उस समय बालिकाओं की ये स्थिति थी कि समझ लो आप, सोना, खाना और मौज मस्ती करना या आपस में लड़ना। सो हमने उनको वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ा, काउंसलिंग की उनकी, और पढ़ाई से जोड़ा। इस तरह से जब वहां हमें सफलता मिली, तो फिर हमने महिला सदन, जो कि वो भी एक सरकारी सदन ही है, जहां 18 साल से ऊपर की महिलाएं रहती हैं, तो वहां हमने काम शुरू किया। और एक और सदन है किशोर गृह, वहां पर 6 से 18 साल के बच्चे रहते हैं, उपेक्षित बच्चे, और जुवेनाइल एक्ट वाले बच्चे भी वहां पे आते हैं। वहां पे भी हमने काम शुरू किया। तो इन तीनों सदनों के बाद हमें लगा कि अब हम कच्ची बस्तियों में भी काम शुरू कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमने अपने महिला सदन गांधीनगर में ही कच्ची बस्ती में काम स्टार्ट किया। और अब तो हम लगभग 30 कच्ची बस्तियों में काम कर चुके हैं।
वोकेशनल ट्रेनिंग का, काउंसलिंग का, एजुकेशन का। और जो एक बड़ा काम एक और जो हमारे संस्था कर रही है वो है पुनर्वास का। मतलब बालिका गृह और महिला सदन में जो महिलाएं और बच्चे खोए हुए आते हैं या जिन्हें अपने घरों का पता भूल जाते हैं, उनको हमारी जो सीईओ है कामिनी, आपको ये सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा कि वो व्हील चेयर पर है, पर पूरे टाइम वो स्माइल का काम करती हैं। और वो बैठे बैठे पुलिस को फोन करती हैं, किस तरह से 50 फोन करने के बाद कोई बच्चा अपने घर जा पाता है। तो कुल मिलाकर अभी 197 के करीब बच्चे और महिलाओं को हम उनके परिवारों से जोड़ चुके हैं। तो मेनली ये 3 क्षेत्र हैं जहां पर स्माइल काम कर रही है। अनीता जी, महिला अधिकार और सशक्तिकरण जैसे बहुत सारे मुद्दे पर, इन मुद्दों पर आप जैसे कई लोग चेंज मेकर का काम कर रहे हैं और इन मुद्दों को महत्व भी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह का बदलाव आ रहा है ग्रास रूट लेवल पर? देखिए, जब भी हम समाज के लिए कुछ काम करते हैं तो थोड़े बहुत बदलाव तो आते ही हैं। तो जो हम काउंसलिंग का, मैं कहूंगी कि एक जो काउंसलिंग का काम हमने किया है इन वर्षों में, करीब 15,000 महिलाओं और बच्चों के साथ हमने काउंसलिंग का काम किया है। उससे महिलाओं में बहुत आत्मविश्वास बढ़ा है, उनमें एक शक्ति पैदा हुई है, उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ है। बालिका गृह में काउंसलिंग से ये फर्क आया कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, पहले तो उनको पढ़ाई करने लगे। फिर सरकार का ये रहता था कि इन बच्चों को किसी तरह से शादी करके और ससुराल भेज दिया जाए। हमने उन बच्चों को मोटिवेट किया कि बेटा, आप लोगों की जिंदगी इस तरह से शादी करके मतलब आप अच्छे से नहीं जी पाओगे, तो यू शुड स्टडी, आप आगे पढ़ाई करो, प्रोफेशनल कोर्सेज करो। तो कुछ लड़कियों ने नर्सिंग का कोर्स किया, किसी ने न्यूट्रिशन का किया, किसी ने एजुकेशन के फील्ड में गई, कोई ऑफिस मैनेजमेंट में गई। तो अच्छा लगा कि उन बच्चों में इतना बदलाव आया और वो अब अपने पैरों पर खड़ी हैं। महिला सदन, जहां पर समझ लीजिए 80% से ऊपर महिलाएं मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनके साथ जब हम काम करते हैं तो उनको विभिन्न क्रिएटिव एक्टिविटीज हम कराते हैं, सिलाई कराते हैं, एम्ब्रॉयडरी कराते हैं, कभी राखी बनवाते हैं, कभी उनसे दीपक पेंट करवाते हैं। तो उससे उनका जो माइंड है, मतलब मानसिक जो उनकी प्रॉब्लम है, थोड़ी थोड़ी कम हुई है। और कई महिलाएं तो आत्मनिर्भर भी हो चुकी हैं। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि एक बच्ची जो शायद बंगाल की थी, उसके अकाउंट में 45,000 रुपए इकट्ठे हो गए थे सिलाई के द्वारा। मैं आपको बताना भूल गई कि हमने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि हम इन हॉस्टल्स में सिलाई की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्यों ना आप इन्हीं बच्चों और महिलाओं से इन लोगों के कपड़े सिलवाएं। सरकार ने हमारी बात मान ली और आज करीब 5 लाख रुपए उन बच्चों के अकाउंट में जमा हो चुके हैं। और ये अकाउंट पूरा रखने का काम भी स्माइल संस्था ही करती है कि किसके खाते में कितना पैसा जाएगा। तो आत्मनिर्भरता की तरफ जरूर बढ़ी हैं लड़कियां। उसके बाद कच्ची बस्तियों में जो हम वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं, उसमें भी हमने अपने ट्रेनर्स को ये ट्रेन किया हुआ है, अच्छी तरह से बताया हुआ है कि आपके पास कोई भी महिला, केवल सिलाई ही नहीं सिखानी है अपने को, उनकी कोई भी समस्या हो उसका निराकरण अपने को करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उन्हें मतलब सेल्फ डिफेंस सिखाना है, किस तरह से पारिवारिक अत्याचारों से हमें उन्हें मुक्ति दिलानी है। तो ट्रेनर्स भी हमारी जो हैं वो इस काम को बखूबी कर रही हैं। अच्छा, महिला हिंसा की जब हम बात करते हैं तो महिला हिंसा के लिए भी हमारी संस्था ने बहुत सारे काम किए हैं। ये समझ लीजिए कि 500 महिलाओं को हमने अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू काफी जागृत किया है। हमने उनको कानून के बारे में बताया, उनके राइट्स के बारे में बताया, किस तरह से वो शोषण से मुक्ति पा सकती हैं, उनके अलग अलग कार्ड्स होने चाहिए, कार्ड्स बनवाने में हमने उनकी मदद करी। और उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताते हैं, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम उनको जानकारी दी। तो इन सब कामों से बदलाव तो आया ही है निश्चित रूप से।
फिर जो जेंडर बायसनेस है समाज के अंदर, उसके ऊपर भी हम बहुत बहुत काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इवन हमारी जो गांव की औरतें हैं, दिन भर खेतों में काम करती हैं, घर का काम करती हैं, उनके हस्बैंड शाम को आके बस दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे और ऑर्डर मारते हैं। तो महिलाओं को भी हम सशक्तिकरण की तरफ अलग अलग तरीकों से कोशिश कर रहे हैं कि वो सशक्त बने। जैसे कभी कभी हम पपेट शो रखते हैं, कभी हम उनको फिल्में दिखाते हैं, कभी नुक्कड़ नाटक अरेंज करते हैं। तो इन सभी प्रयासों से थोड़ा बदलाव जरूर आया है, और आगे भी मैं सोचती हूँ कि अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत बदलाव आएगा। तो अनीता जी, आपने और आपकी संस्था ने, स्माइल ने, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है वो वाकई सराहनीय है। आपने इतना सारा काम किया है, निश्चित है बहुत सारा समय, बहुत सारा प्रयास, बहुत सारी कोशिशें हम सब में लगी होंगी, और यही वजह है कि बदलाव आ भी रहा है। लेकिन ये बदलाव इतना जी आसान नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने से बहुत सारा रेजिस्टेंस, बहुत कुछ ऐसा होता है जो रोकने की भी कोशिश करता है। वही होती है चुनौतियां, वही होते हैं चैलेंजेस। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की चुनौतियों का खासकर आपने, बड़ी चुनौतियां ऐसी क्या आई आपकी राह? देखिए, एक सबसे बड़ी चुनौती तो है मानसिकता, पुरुषों की मानसिकता, है ना। आज भी समाज में स्त्री को दोयम दर्जा दिया जाता है कि सेकेंडरी, मतलब उसको कुछ नहीं समझा जाता। तो उस मानसिकता को चेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल से। आ, क्योंकि और जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियां हैं, बालिका शिक्षा के प्रति भी अभी तक बहुत जागरूकता नहीं है। आ, और हम कह सकते हैं कि महिलाओं को प्रताड़ित, जो रेप्स वगैरह हो रहे हैं, इन सभी चीजों में काफी चैलेंजेस तो लगते हैं कि अभी बहुत काम करना बाकी है। और सेकेंडली, हमें गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिला, पर हम भी डटे रहे। हमने हमने भी सोचा कि हमें तो इन्हीं के लिए काम करना है, चाहे सरकार पैसा दे ना दे, हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम अपने ही रिसोर्सेस से उनके साथ काम कर रहे हैं। दूसरा जो चैलेंज आता है हमारे को, एक समर्पित सेंसिटिव लोग जो इस क्षेत्र में काम कर सके, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिसोर्सेस कम होते हैं, तो हम इतना भी सैलरी नहीं दे सकते कि बहुत अच्छे लोग मिल पाए। फिर भी मैं कहूंगी कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत डेडिकेटेड है। हमारे वर्कर्स बहुत, मतलब आज जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं अपनी टीम के कारण ही कर पा रहे हैं। पर ऐसा लगता है कि हाँ, ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज होते तो शायद और अच्छे पर्सन भी हमें मिल सकते थे। हमारे पास 18-18 साल से काम करने वाले वर्कर्स भी हैं, कोई 10-12 साल से काम कर रहे हैं। कुल मिला के टीम तो बहुत अच्छी है, पर हम उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने एक स्कूल खोला मानसरोवर में, तो वहां पर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे टीचर्स मिले, क्योंकि हम जो पढ़ाना चाहते हैं वो एक इनोवेटिव तरीके से, रटना नहीं सिखाना चाहते बच्चों को। हम चाहते हैं कि एक खेल खेल में पढ़ाएं, उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराएं। उसके लिए हमें अच्छे टीचर्स की खोज है, तो दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। देन अनदर, फंडिंग तो आप जानते ही हैं कि किसी भी एनजीओ के लिए एक चैलेंज होता ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार ने हमारी फंडिंग रोक दी, बट कुछ हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स काम देखकर हमें सपोर्ट करते रहते हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इवन कोरोना में हम किसी भी वर्कर का पैसा हमने नहीं काटा, किसी की सैलरी नहीं काटी। कंटिन्यूअसली हमारा काम ईश्वर दया से चलता रहा, और आज भी चल रहा है। बट हाँ, वो कहते हैं समय ना समय अनीता पर। जी कि यदि अच्छे एम लेकर हम चलते हैं, अच्छी चीजों की तरफ जाते हैं, तो लोग जुड़ते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका एम, आपका पर्पस बहुत अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं। जी। हाँ जी। अनीता जी, आपकी संस्था बहुत सारी काम कर रही है। कौन सा ऐसा खास काम है जो कि आपको लगता है कि आपकी संस्था ने किया है और उससे बड़ा बदलाव आया है? देखिए एस्मा जी, पढ़ाई पढ़ाई सभी जगह कराते हैं, है ना, सभी स्कूलों में पढ़ाई होती है। बट जो एडिशनल इनपुट स्माइल संस्था दे रही है,
वो है लाइफ स्किल की। लाइफ स्किल के द्वारा हम बच्चों को खुद के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनकी पहचान कराते हैं, समुदाय के साथ कैसे रहना है, रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। देन उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताते हैं, उनको एडोलसेंट इश्यूज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, डिफरेंट लॉज के बारे में हम उनको बताते हैं। देन व्हाट शुड आई से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचता है इन 2-4 सालों में, जो जितना टाइम वो हमारे साथ रहते हैं, कि हम उन्हें अछूता रखते हो। मतलब कुल मिला के इतना कॉन्फिडेंस से भरपूर हो जाती हैं वो बालिकाएं कि जहां भी जाती हैं। अभी एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि हमारी बच्चियां गांधीनगर स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया, तो उनकी टीचर्स पूछने लगी कि बच्चे तुम आए कहाँ से हो, तुम में इतना कॉन्फिडेंस कैसे? तो उन बच्चों ने बोला कि हम लोग स्माइल संस्था से सीख के आए हैं। बहुत सेटिस्फाइंग लगता है जब ये सब बात सुनते हैं। इतने अवार्ड्स उन बच्चों को डिबेट में, एलोक्यूशन में, नाटक में, हर जगह जब वो अवार्ड्स लेकर आती हैं, इट्स रियली वेरी ग्रेटिफाइंग, बहुत अच्छा लगता है। तो लाइफ स्किल जो हम लोग इम्पोर्ट, जो इनपुट है हमारा, उसकी बहुत ही रिवॉर्डिंग है वो। सो आई शुड से कि इसको गवर्नमेंट भी अगर हर स्कूल में ये प्रोवाइड करे, तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे बच्चों का एक सर्वांगीण विकास हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता जो है पूरी तरह से तभी आती है जब हम जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से भी जूझने के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास रखते हैं। तो लाइफ स्किल्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अलोंग विद एकेडमिक्स। साक्षरता के साथ साथ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो सफल जीवन के लिए होनी चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल। अनीता जी, समय की कमी के कारण कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी कि हाँ जी। जैसे सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैसा लगा आज आपको हमारे इस इनिशिएटिव पीडीकेएफ यानी प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन की इस इनिशिएटिव हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान से जुड़कर? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने हमें जो मंच दिया है, तो हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें आपने प्लेटफॉर्म दिया। हमारी बात बहुत लोगों तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप जो विभिन्न मुद्दों को लेकर चलते हैं, डिफरेंट इश्यूज को लेकर आप बात करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, और आप, आई विश कि आप करते रहिएगा। जी बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छा विजन लेकर चल रही हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आई एम श्योर कि जैसे कि आपने कहा कि जो भी चैलेंजेस, जो भी चुनौतियां हैं राह की, वो जरूर हटती चली जाएंगी, क्योंकि आप जो एक विजन और जो आपका पर्पस है वो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके अनीता जी। उम्मीद करते हैं कि आपको भी जरूर अच्छा लगा होगा। आपका कीमती समय देने के बहुत लिए अच्छा आपका लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नो डाउट, नो डाउट। जी, नमस्कार। नमस्कार।